हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त और स्वस्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विद इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसके तकरीबन हमने 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट किए। आज ये हमारा 3rd वीडियो लेक्चर है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ROR, ठीक है। चलिए करते हैं, ध्यान देना। तो हमारे पास टोटल मिलाकर 7 फैक्टर्स है जो हमें पढ़ने हैं। हालांकि ये जो फैक्टर्स है, आगे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में 2 फैक्टर्स के बारे में बताया था। आज के इस लेक्चर में मैं आपको तकरीबन 4 जितने फैक्टर कंप्लीट करवाऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में 4 से 5 फैक्टर्स कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। उसमें जो फर्स्ट टाइप है कि एक बात याद रखना, जो भी आयोनिक रिएक्टेंट्स होते हैं, लाइक NaCl प्लस AgNO3 हमने लिया और उनके बीच में रिएक्शन करवाया। ऑब्वियस है कि क्या होगा, ये मॉलिक्यूल में इनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ठीक है। लाइक यहां पर ये Na प्लस बनेगा, ये Cl माइनस बनेगा, ये Ag प्लस बनेगा, ये NO3 माइनस बनेगा। अब ये क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये इसको खींचेगा और ये इन दोनों आ जाएंगे साथ में। लाइक ये AgCl बनेगा और इसके व्हाइट PPTs बनते हैं। क्या बनते हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा NaNO3। क्या मिलेगा? NaNO3। अब बेसिकली क्योंकि ये आयोनिक रिएक्टेंट्स है और ये रिएक्शन आयोनिक रिएक्शन है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज्यादा रहता है। इसका ROR बहुत ही ज्यादा है, यानी कि हाई होगा। अब ये तो किनकी बात है? आयोनिक रिएक्टेंट्स की बात है। अगर मान लो कोवेलेंट रिएक्टेंट्स हुए, तो क्या? अगर मान लो कि कोवेलेंट रिएक्टेंट्स हुए तो क्या? चलिए समझते हैं उसको भी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इट आल्सो, ठीक है। लाइक हमने लिया है N2 एंड रिएक्ट करवाया 3H2 के साथ। क्या मिलेगा? मिलता है 2NH3। अब यहां पर ये कोवेलेंट बॉन्डेड है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लाइक ये N ट्रिपल बॉन्ड N आएगा और ये H सिंगल बॉन्ड H आएगा, ये भी इस तरह से आएगा, ठीक है। अब बेसिकली इनके बीच में क्या होगा, तो इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक्स, और इसके बीच में बॉन्ड के फॉर्मेशन हो गया है और ये बना है, यहां पर बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब इसके लिए ये जो टाइम लगा होगा, टाइम टेकन जो है
वो फाइनाइट होगा, यानी कि जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू होगी, समझे? यानी कि दैट वुड बी द फाइनाइट वैल्यू। क्या होगा? फाइनाइट वैल्यू होगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें ये फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप, एक्चुअली ये फर्स्ट टाइप का ही पार्ट है। इक्विवेलेंट रिएक्टेंस जो है वो इसी टाइप के अंदर, टाइप ऑफ रिएक्टेंस के अंदर ही आता है। दूसरा इसी के अंदर पार्ट है, दैट इज, अब ये रिएक्टेंट दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है होमोजीनस रिएक्टेंट एंड दूसरा होता है हेट्रोजीनस रिएक्टेंट। अब होमोजीनस रिएक्टेंट की बात अगर मैं करूं तो उसमें जो भी रिएक्टेंट्स लिए हैं, जितने भी लिए, उन सब के बीच में क्या होगा? तो उनके फेजेस सेम होंगे, यानी कि या तो सारे लिक्विड होंगे, या तो सारे सॉलिड होंगे, या तो सारे गैशियस होंगे। यानी कि होमोजेनियस रिएक्टेंट सारे के सारे सेम टाइप के होते हैं। दे ऑल मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, और जब भी सेम टाइप के रहते हैं उनमें क्या होगा? बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी और जल्दी होगी, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाइक और हेट्रोजीनियस में मिक्सिंग होगा, एक आध अगर सॉलिड है तो कोई और लिक्विड होगा या फिर गैशियस होगा। ठीक है, तो आप खुद से सोचिए, कोई एक क्लासरूम है, उसमें सारे बच्चे जो मैंने लिए हैं वो 80% से अबाव वाले हैं, तो मुझे एवरेज रिजल्ट हाई मिलेगा। सेम में यहां पर रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन अगर सब मिक्स है, एक निहत्ता है, एक पन्ने में डब्बा है, एक अच्छा है, मिक्स लिया तो एवरेज घटेगा, है ना? तो उसका रिएक्शन उतना नहीं हो पाएगा। तो होमोजीनियस रिएक्टेंट्स थोड़ा सा ज्यादा फास्ट रिएक्ट होते हैं, हेट्रोजीनियस उतने फास्ट नहीं होते हैं। आगे जाते हैं, चलिए। अब इसमें जो थर्ड टाइप है, मतलब कि इसका थर्ड पार्ट है, वो क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है केमिकल नेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होता है? केमिकल नेचर पे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द केमिकल नेचर। देखते हैं आगे। अब वो जो होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है वो? प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा रहता है वो? ये भी एक गुरु मंत्र है जो आप इसको याद रख सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है CH3COOH, जिसका डिसोसिएशन होकर CH3COO माइनस एंड H प्लस बनाएगा। एंड एक और लिया है HCOOH, जिसका डिसोसिएशन होकर HCOO माइनस प्लस H प्लस बनेगा। ठीक है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन मैंने ROR1 लिया, इसका ROR2 लिया है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन ROR1 लिया, उसका 2 लिया। अब यहां पर ये जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल रहेगा, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो है ये स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करता है? ये एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? ये एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब हमने यहां पर ये जो बनाया है, ये जो लिखा है, उसमें देखा कि भाई जिसकी स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की हाई, उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई। तो इसका जो मतलब स्टेबिलिटी है ये प्रोडक्ट का, उसकी स्टेबिलिटी हाई है, और ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो ऑब्वियस है कि भाई ROR का रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि सेकेंड का रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। सेकेंड का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है बच्चों? यस। तो यहां पर ये फर्स्ट जो फैक्टर है जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंस, वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकेंड फैक्टर पे जाएंगे, पर मैं ये चाहता हूं कि आप इसको एक बार
रीड कर लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर लेक्चर के बाद फिर आप नोट्स बनाना। मैं 1 मिनट तक ये वीडियो रख रहा हूँ, आप एक बार इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लो। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट टाइप पार्ट पे, आगे जाते हैं। यस, तो सेकेंड टाइप है, सेकेंड जो फैक्टर है, जरा ध्यान से देखना। नंबर 2, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स वो हमें करना है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करता है। ठीक है, चलिए, लाइक अगर हमारे पास रिएक्टेंट गैसियस हो सकता है, या फिर वो लिक्विड हो सकता है, या फिर वो सॉलिड हो सकता है, ये 3 में से एक हो सकता है। तो देखो बेसिकली गैसियस रिएक्टेंट का रेट हाई रहता है लिक्विड के कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। लिक्विड का सॉलिड से हाई होगा, पर ऐसा क्यों होता है? तो गैसियस जो भी रहते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज्यादा रहती है, लाइक ये गैस ए है और ये गैस बी है। अब इनके मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के बीच में स्पेस ज्यादा रहती है, और यही रीजन की वजह से ये आपस में अच्छी तरह से कोलाइजन कर सकते हैं। इनमें रैंडम मोशन ज्यादा रहता है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनमें हाई रहता है। और इनमें क्या होगा, जैसे ये है ए एंड बी, इनमें क्या होगा, कोलाइजन बहुत ही लो रहता है क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं होती। कोलाइजन बहुत ही लो रहता है क्योंकि ये एटम्स टाइटली बाउंडेड रहते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं रहती बच्चों। ठीक है, तो इनका जो रिएक्टिविटी है वो लो हो जाएगा, इनका रिएक्टिविटी हाई होगा। ठीक है, इनका रिएक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। चलिए आगे जाते हैं, दैट इज थर्ड फैक्टर पे जाते हैं। आज के इस लेक्चर में मुझे 4 फैक्टर्स कंप्लीट करवाने हैं बच्चों। आई वांट टू कंप्लीट 4 फैक्टर्स। ठीक है, हम लोग थर्ड फैक्टर पे आ जाते हैं, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। नंबर 3, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। अब बेसिकली सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट होना चाहिए, ये पक्की बात है। इट शुड बी सॉलिड स्टेट, ये तो फिक्स बात है, बराबर कि नहीं? चलिए देखते हैं अब आगे। लाइक इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ क्या आएगा, रिएक्टेंट। यानी कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतना ही ROR का वैल्यू भी ज्यादा। ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा, ठीक है, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लाइक मान लो कि आपके पास एक कप में मिल्क भरा है, ठीक है, मिल्क भरा है, और आपको उसके अंदर शुगर डालना है। अब आपके पास 2 प्रकार के शुगर है, शुगर के क्यूब्स है, शुगर क्यूब्स है, ठीक है, और छोटे छोटे यानी कि ग्राइंडेड किया हुआ शुगर पार्टिकल है, शुगर पाउडर बोल सकते हो उसको। तो बेसिकली आप कौन सा डिसॉल्व करोगे? नॉर्मली आप ये सोचोगे कि सर कैफेटेरियाज में तो ये क्यूब्स मिल रहे हैं
हम वही करेंगे, हाई फाई लगे थोड़ा, पर ऐसा नहीं होता। शुगर पाउडर को आप डालोगे तो वो जल्दी डिसॉल्व होगा, ये आप नोटिस करना, वो जल्दी डिसॉल्व होगा। यहां पर ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है एंड ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो शुगर पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा रहता है कंपेयर टू द शुगर क्यूब्स, क्योंकि आप खुद से सोचिए कि भाई क्यूब्स है, इसको आपको पाउडर बनाने के लिए तोड़ना पड़ेगा, तो ये भी सरफेस मिलेगा, और थोड़ा ये भी सरफेस, और थोड़ा वो भी सरफेस, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो शुगर पाउडर का सरफेस एरिया हाई रहता है कंपेयर टू शुगर क्यूब्स का, और ये डिसॉल्व्स फास्टर, ये जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा इन मिल्क, सॉल्वेंट या वाटर के अंदर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो सरफेस एरिया पाउडर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द क्यूब्स का। ऑब्वियस बात है, कोई एक रूम है उसमें एक साइड से धूप आ रही है और दूसरे रूम में चारों साइड से धूप आ रही है, तो जल्दी कौन सा गर्म होगा? चारों साइड वाला, क्योंकि वहां पर सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है, यू गेटिंग मोर सरफेस एरिया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये बात को हमें ध्यान रखना है। और चौथा जो हमारा आज जो हमें पढ़ना है दैट इज मैं इधर लिख रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी। सम रिएक्शंस आर लाइट सेंसिटिव, जरा ध्यान से देखना, सम रिएक्शंस आर लाइट सेंसिटिव, जिसको बोल सकते हैं फोटो सेंसिटिव। क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसको मैंने RXN रिएक्शन को शॉर्ट में लिखा है। लाइक मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया यहां पर हाइड्रोजन गैस को एंड रिएक्ट करवाया क्लोरीन गैस के साथ। यहां पर मैंने HNu लाइट दिया, फोटोन दिया, यानी कि HNu लाइट देने यानी कि फोटोन ही तो हुआ, क्योंकि लाइट किससे बना रहता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था फोटोन पार्टिकल से। 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 में ये सारी चीजें पढ़ी थी कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है, इट इज हैविंग पार्टिकल नेचर। अब यहां पर क्या होगा कि हमें मिलेगा 2HCl। अब ये बात इधर ऐसी है कि इंटेंसिटी अगर लाइट की बढ़ी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से ROR भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ROR यानी कि रिएक्शन का जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर है? अब यहां पर शॉर्टकट ये बन के आ रहा है कि ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, यानी कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा तो ROR क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। दिस इज ऑल्सो MP। पूरे थियरी का ये क्या बन गया? उसका निचोड़ बन गया, इन्फ्रेंस बन गया, ठीक है। तो ये हमारा चौथा, दिस वॉज अवर 4th फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ये चौथा फैक्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे 3 फैक्टर रहे हैं, तो वो 3 फैक्टर हम अगले वीडियो में, और साथ में हम लोग एक और टॉपिक दैट इज रेट लॉ भी पढ़ लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? रेट लॉ भी शुरू कर लेंगे। और हाँ, तो काफी सारी चीजें, देखो इस चैप्टर में मुझे और 10 वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, 10 से, यानी कि आप अगले सैटरडे नहीं पर उसके बाद के वीक तक हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, यानी कि अगले थर्सडे तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग ये चैप्टर को डिटेल में करेंगे, शांति से करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं, विल डू स्लोली। बराबर है? ये चैप्टर 5वां चैप्टर हमारा खत्म होगा। देखो सबसे बड़े 5 चैप्टर हमारे खत्म होने आए हैं, सबसे बड़े चैप्टर कर लिए। इसके बाद हम 2 छोटे छोटे चैप्टर करेंगे, जिसको सिर्फ मैं 4-4 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। यानी कि 8 वीडियो लेक्चर के अंदर वो दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है?
आई होप कि आपको यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आया होगा। मैं 1 मिनट वीडियो को चलाता हूँ जिसमें आप रीड कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। चौथा जो फैक्टर है वो बेसिकली कैटालिस्ट है, पर उसको हम लोग ये आगे आने वाले टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप सबने इसको लिख लिया होगा, नोट्स भी बना दी होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और इस टॉपिक को कंप्लीट करके हम आगे के टॉपिक पे जाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है। ओके बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय एवरीवन।